आज के प्रोग्राम का बड़ा सवाल, राहुल गांधी को चीन से इतना प्यार क्यों है? राहुल गांधी को चीन से इतना प्यार क्यों है? क्या राहुल गांधी जो चाइना की तारीफ करते हैं वाकई वो निरपेक्ष होकर करते हैं या उसमें उनका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट शामिल है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि इस देश का हर नागरिक जागरूक और जानकार बने। हमारी हर रिपोर्ट न किसी के पक्ष में न किसी के विपक्ष में, हमारी हर रिपोर्ट होती है सिर्फ निष्पक्ष, न कोई पक्ष न कोई विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। अगर आपको हमारे चैनल विजडम इंडिया की रिपोर्ट्स पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का भी बटन आप जरूर दबाएं। अब मैं फिर से उस सवाल को एक बार दोहराता हूं कि देश के प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हमारे पड़ोसी देश चीन से इतना प्यार क्यों है? राहुल गांधी को हमारे पड़ोसी देश चीन से इतना प्यार क्यों है? क्या वो चाइना की तारीफ निरपेक्ष होकर करते हैं या इस तारीफ में राहुल गांधी का कोई अपना पर्सनल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी शामिल है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन इस जवाब से पहले मैं आपको राहुल गांधी का एक बयान बताता हूं जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अमेरिका के टेक्सास में दिया। उन्होंने विदेश की धरती से यह बात खुलकर बोली कि भारत देश और पश्चिम देश के मुकाबले चीन में बेरोजगारी की दर कम है। कहने का मतलब यह कि पश्चिम देशों में और भारत में ज्यादा बेरोजगार हैं जबकि चीन में उतने बेरोजगार नहीं है। और इसकी वजह उन्होंने बताई चीन का एक बेहतर इकोनॉमिक मॉडल, कि बेहतर एक इकोनॉमिक मॉडल है चाइना का, इसी वजह से वहां बेरोजगारी नहीं है या कम है। तो मैं सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल गांधी ने पहली बार ऐसा नहीं बोला है। इसके पहले कैम्ब्रिज में उन्होंने चीन को एक शांतिप्रिय देश बता दिया था कि चीन एक शांतिप्रिय देश है, ऐसा उन्होंने कैम्ब्रिज में बोला। इसके अलावा ब्रुसेल्स में 2023 में राहुल गांधी ने चाइना की इकोनॉमी मॉडल की तारीफ की और इसको एक शानदार मॉडल बताया। न जाने इस तरह से कितनी बार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राहुल गांधी चीन की तारीफ कर चुके हैं। चीन की तारीफ करने के पीछे राहुल गांधी का क्या इंटरेस्ट जुड़ा है, मैं इसको भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको पहले चाइना के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। चाइना क्या है? नो डाउट इस पे शायद दुनिया के किसी व्यक्ति को कोई डाउट नहीं है कि अर्थव्यवस्था के मामले में चाइना भारत से कहीं आगे है। अगर मैं मूडी की बात करूं, मूडी, पहले आप मूडी जान ले क्या है? मूडी एक संस्था है जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों एवं देश के इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस और उनकी संभावनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। इसी मूडी की अगर हम आंकड़े की एक बात करें तो प्रेजेंट में, वर्तमान में भारत की पूरी अर्थव्यवस्था जो कि 3.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की है, फिर से ध्यान से सुनिए, 3.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की भारत की पूरी अर्थव्यवस्था है, ये मूडी की रिपोर्ट कहती है। वहीं चाइना की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो 18.3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की है। कितना बड़ा फर्क है भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में। और यह फर्क सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं है,
आप पर कैपिटा इनकम की बात कर लें, जिसको प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, माने देश के हर व्यक्ति की आय कितनी होती है, इस मामले में भी चाइना की स्थिति भारत से बेहतर है। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2601 अमेरिकी डॉलर, 2601 अमेरिकन डॉलर, जबकि चाइना की पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति जो आय है, वह 12,734 अमेरिकन डॉलर है। जब राहुल गांधी ने चाइना के पक्ष में बोलते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर, बेरोजगारी दर के मुद्दे पर चाइना की स्थिति को भारत से बेहतर बताया, तो इस बात में किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, न इस पर किसी को कोई आपत्ति है, क्योंकि इस बात का समर्थन तो आंकड़े भी करते हैं। CMIE एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। मैं इसी CMIE का एक आंकड़ा बता दूं कि चीन में बेरोजगारी की दर 5.2% है, माने वहां जो बेरोजगार है वो 5.2% है चीन में, जबकि उसी CMIE रिपोर्ट के मुताबिक, CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो बेरोजगार है वो 7% है। लेकिन इसी से जुड़ा एक सच आप और भी जान लें कि इस पर कोई डाउट नहीं कि चीन में भी बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी के सही आंकड़े दुनिया के सामने ना आ सके, इसीलिए 2023 से ही चीन ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है। चाइना के मुकाबले भारत की कमजोर अर्थव्यवस्था है, निसंदेह है, नो डाउट ऐसा है, लेकिन फिर भी इसकी वजह दोनों की अपनी अपनी पृष्ठभूमि और दोनों का अपना अपना इतिहास है। हमें यह समझना होगा कि जहां भारत 200 साल तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा, वहीं चाइना कभी भी पूरी तरह से किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा। हां, एक बार सन 1840 में ब्रिटेन ने चीन के कुछ हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमाया था, वहां पर अपना उपनिवेश बनाया था, लेकिन यह दौर भी बहुत समय तक नहीं चला और 1911 में चाइना ने ब्रिटेन का तख्ता पलट कर दिया और आजाद होकर चीन गणराज्य की स्थापना किया और एक स्वतंत्र चीन गणराज्य बन गया। राहुल गांधी ने चीन को आर्थिक शक्ति बतौर भारत से बेहतर बताया, यह तथ्य सही भी है, इस फैक्ट को हम सभी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी से मेरा भी एक सवाल है कि वो चीन को भारत की तुलना में बड़ी आर्थिक शक्ति बताते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम चाइना के मॉडल को फॉलो कर लें। राहुल गांधी, जिन्होंने चाइना की इकोनॉमी की तो चर्चा किया, लेकिन जिस तरह चीन में लोकतंत्र को जूते के नीचे रौंदा जाता है और जिस तरह चीन में ही इंसान इंसान के बीच में भेदभाव करके दूसरे के धर्म पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, चीन में ही दूसरे धर्म के लोगों का शोषण किया जाता है, तो क्या राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि ये बातें जो चाइना के बारे में अभी मैंने बोली, क्या ये बातें भी उसी मंच से, जिस मंच से चीन की इकोनॉमी की तारीफ करते हैं, क्या वो चीन के बारे में बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी में वो हिम्मत नहीं है
और अगर राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें चीन में लोकतांत्रिक देश या समतावादी देश नजर आता है, तो उनका नजरिया बदलने के लिए चाइना के ही बारे में कुछ बातें मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि आप इस देश में प्रतिपक्ष के नेता हैं। प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, आपका सम्मान है। किंतु चीन में यह विपक्ष या प्रतिपक्ष तो होता ही नहीं है। और भारतवर्ष में या भारतवर्ष की जिस चुनाव की निष्पक्षता पर आप विदेशी धरती से भी बार बार सवाल उठाते हैं, वो चुनाव चीन में कभी होते ही नहीं हैं। और राहुल जी, आप ये भी जान लीजिए कि जिस तरह की भाषा आप विदेशी धरती पर बोल रहे हैं, अगर यही भाषा चीन का कोई अधिकृत व्यक्ति विदेश में जाकर बोलता तो बीजिंग या संघाई के एयरपोर्ट से उसे सीधे जेल भेज दिया जाता। राहुल जी, इस तरह का चाइना मॉडल हम बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूं चाइना का रियल कैरेक्टर क्या है। बेसिकली चाइना का कैरेक्टर, उसका चरित्र क्या है, वास्तविक चरित्र क्या है चीन का, चीन है क्या। तो चीन के बारे में आज आप अपनी जानकारी, आप सभी दर्शक आज अपनी जानकारी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। चीन में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और जो भी इस पार्टी का महासचिव होता है वही ऑटोमेटिक चीन का राष्ट्रपति बन जाता है। चीन के राष्ट्रपति बनने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जो चीन की एकमात्र पार्टी का जो महासचिव होता है वही इस चीन देश का राष्ट्रपति बन जाता है। और राष्ट्रपति चुनने का यह तरीका बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ही सदस्य पूरे देश में से 200 सदस्यों वाली एक सेंट्रल कमेटी का चयन करते हैं। फिर इन्हीं में से, जो कि सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, एक चयन प्रक्रिया होती है, चुनाव नहीं होता। आप इसको ध्यान दीजिएगा, चयन प्रक्रिया होती है और पहले से ही तय व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। फिर इसी राष्ट्रपति के पास देश की सभी शक्तियां निहित होती हैं। देश की जितनी अथॉरिटी, जितने पावर होते हैं, सब एक व्यक्ति में होते हैं और वो होता है चीन का राष्ट्रपति। राहुल जी, आपको चीन के लोकतंत्र का एक पाखंड और बताता हूं, शायद आपको पता भी होगा, जरूर पता होगा कि चीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, अब वो पूरी जिंदगी चाइना के राष्ट्रपति रहेंगे। कहने का मतलब ये कि उनके जीते जी चाइना में न तो अब कोई इलेक्शन होगा, न कोई सिलेक्शन होगा, न कोई चुनाव की प्रक्रिया होगी, न कोई चयन की प्रक्रिया होगी। शी जिनपिंग जब तक जिंदा हैं, जब तक जिंदा रहेंगे, वो तब तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। इतना ही नहीं, भारत में आप जो गूगल, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि आदि पर तरह तरह के विचारों को देखते हैं, पढ़ते हैं और किसी भी विचार को पसंद आने पर, ना पसंद आने पर आप उसकी प्रतिक्रिया में अपने विचार भी देते हैं। आप ये जान लीजिए कि चाइना में इस तरह की कोई फ्रीडम नहीं है। वहां पर तो आप गूगल और सोशल मीडिया का सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट, माने चाइना गवर्नमेंट ने जो एक प्रतिबंधित स्वरूप बनाया है, उसी के दायरे में रहते हुए आप गूगल या सोशल मीडिया चला सकते हैं।
वहां कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं आपको पढ़ने को मिल सकता जो कि सरकार के खिलाफ हो। मतलब चाइना में आप सिर्फ वही सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं जो चाइना गवर्नमेंट चाहती है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसी चाइना की अभी और भी असलियत जान लीजिए। ये चीन खुद अपने देश के राज्य जिंगजियांग प्रांत में मुस्लिम लोगों को रोजा रखने पर इसने पाबंदी लगाया हुआ है। जिंगजियांग प्रांत में मुस्लिम लोग रोजा नहीं रख सकते। यहां पर मुस्लिमों को नमाज और कुरान पढ़ने से रोका जाता है। हद तो यह है कि चीन अपने देश के मुसलमानों को टोपी पहनने और दाढ़ी रखने की भी इजाजत नहीं देता है। यह चाइना कंट्री है, ये वही चाइना कंट्री है जहां लोकतंत्र की मांग करने वालों को टैंक के नीचे कुचल दिया जाता है। ऐसा चाइना में हुआ है। इसीलिए तो पूरी दुनिया चीन देश को दुनिया का सबसे बड़ा जेल कहती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा जेल है और इस चाइना को हम अपना मॉडल बना लें, यह हमसे हरगिज ना होगा। हम इस चाइना को अपना मॉडल नहीं बना सकते। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी, आप ये जान लीजिए कि ये चीन कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न बन जाए, हम ये नहीं भूल सकते कि इसी चीन ने हमें कितनी बार धोखा दिया है। इसी चीन ने कितनी बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। जब जब इस देश को, चाइना को मौका मिला, चाइना ने हमारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। जब जब इस चीन को मौका मिला, इसने हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और सन 1962 1962 को तो कभी भी कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता। उस दौर को याद कीजिए, 1962 में जब भारत और चीन मिलकर के हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। चारों तरफ एक माहौल था, भाईचारा था। इस भाईचारे की आड़ में चीन भारत से इस दोस्ती की आड़ में हमारे देश की सैन्य शक्ति का भेद ले रहा था। वो हमारे सैन्य शक्ति को जानना चाह रहा था। और अभी हमारा देश तो नया नया आजाद हुआ था। जैसी चीन को यह पता चला कि इनकी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत अभी नहीं है, तो हिंदी चीनी का भाई भाई का नारा ये किनारे रख दिया चीन ने। उसको चीन भूल गया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। और 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर उसने हमला बोल दिया। 20 अक्टूबर 1962 को हम चीन के इस धोखे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमें उम्मीद ही नहीं थी कि चाइना ऐसा हमारे साथ कर सकता है। अब भारत ने भी चीन से खूब लड़ा। हमने लड़ाई लड़ी, सीमा पर हमारे सैनिकों के सीने चीन की आग की धधकती गोलियों से छलनी हो रहे थे। चीन की गोले बारूद के सामने हमारे सैनिकों के पर खच्चे उड़ रहे थे, मगर हम लड़ रहे थे। हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी लाश तो बिछा दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। इस तरह से लड़ने के बावजूद, क्योंकि उस समय हमारे पास लड़ने के लिए बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उस समय हम नए नए आजाद हुए थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि हम चीन की सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। और एक महीना एक दिन बाद, एक महीना एक दिन बाद, मतलब 21 नवंबर 1962,
21 नवंबर 1962 को यह लड़ाई खत्म हो गई। हम हार गए, लेकिन इसी 1 महीने 1 दिन के अंदर हम बुरी तरह से टूट चुके थे, इसी चाइना की वजह से। और तब तक हम बहुत कुछ खो भी चुके थे। इसी चीन ने हमारा अक्साई चीन हमसे छीन लिया, और अगले ही साल 1963 में चाइना ने पैसे और ताकत के बल पर पाकिस्तान को अपने पाले में मिलाया। उनसे एक समझौता करके, उस समय पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में एक घाटी थी, सक्सगाम घाटी, जो कि कश्मीर का हिस्सा था। 5000 किलोमीटर का वो क्षेत्रफल का एरिया था, उसको भी चाइना ने ले लिया। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब एलएसी, जिसको आज की डेट में एलएसी भी कहते हैं, एलएसी बनाया गया। इसको युद्ध विराम रेखा कहा गया। लेकिन ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है कि चाइना ने कभी भी उस एलएसी का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, कभी भी सम्मान नहीं किया। वो हमेशा भारत को परेशान करना चाहता रहा, और भारत को परेशान करने के लिए चाइना ने तिब्बत में विकास के नाम पर, तिब्बत की एक जगह होटान, और होटान से लेकर लहासा तक उसने एक राजमार्ग बनाया, उसका नाम है G219 का निर्माण किया। उसको भी, जो कि चाइना के अंदर होना चाहिए, उस मार्ग को भी वो एलएसी को तोड़ते हुए भारतीय सीमा के अंदर लेकर चला गया। चाइना आज भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। वो कहता है अरुणाचल प्रदेश मेरा है। अब चाइना भी ये जान ले, और जानता भी है कि अब भारत भी पुराना भारत नहीं रह गया। हमारी भी सैन्य ताकत अब तक बढ़ चुकी थी। हमारी वायुसेना आज दुनिया में 4थे नंबर पर है। आज हम चाइना से लड़ सकते हैं, आज हम चाइना से मुकाबला कर सकते हैं। और जब हमारी इस ताकत का एहसास चाइना को हो गया, तो चाइना गवर्नमेंट ने अपनी नीति को बदल दिया। अब भारत से वो सीधे जंग मैदान में नहीं लड़ना चाहता। उसके लिए उसने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का मतलब है, ये वो रणनीति है कि जिसमें बिना कोई युद्ध किए चाइना एलएसी पर लगातार अतिक्रमण करता रहेगा। लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन एलएसी पर अतिक्रमण करता रहेगा। चाहे आप 2017 का डोकलाम का मैटर ले लीजिए, या 2020 की गलवान घाटी की घटना। चाइना सरकार किसी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी का ही ये नतीजा था। इसी चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक कॉरिडोर बनाया, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक बनाया। हमारे क्षेत्र में से, कश्मीर में से। यही नहीं, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के लिए बात चली, जब बात चली सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के लिए, तो हर बार चीन ने भारत को धोखा दिया, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट को हमेशा रोका। इस चाइना का मुझे कोई मॉडल फॉलो नहीं करना है, ना ही मुझे किसी अंतरराष्ट्रीय मंच से चीन की तारीफ सुननी है। लेकिन जब इसी चाइना की प्रशंसा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी कसीदे पढ़ते हैं, तो दुख और शंका दोनों होती है। आखिर क्या इंटरेस्ट है राहुल गांधी का चाइना के साथ?
ये तो सोचकर भी मैं सिहर जाता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं कि चाइना से फंडिंग के लिए इन्होंने कोई एमओयू साइन किया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी दुनिया के हर मंच पर चीन की चीन की तारीफ करते रहते हैं। काश ये आरोप गलत हो, क्योंकि ये आरोप किसी भी भारतीय को डरा सकता है। हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हमारे चैनल विजडम इंडिया का हर दर्शक जानकार और जागरूक बने। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल विजडम इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का भी बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर प्रोग्राम की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देश से जुड़े मुद्दे पर अगले कार्यक्रम में अपनी रिपोर्ट के साथ फिर मिलूंगा। मैं शिव शुक्ला।